और आइए अब बात करते हैं हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर की। 24 की जंग के लिए इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति को धार देने के लिए मुंबई में एक बार फिर जुटा है, लेकिन उससे पहले ही पीएम को लेकर सुर उठ रहे हैं। कोई अखिलेश तो कोई केजरीवाल को पीएम बनाना चाहता है। सवाल यह है कि विपक्ष में पीएम का चेहरा कौन होगा। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन का कोई नेता ब्रांड मोदी का मुकाबला कर पाएगा। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। गठबंधन को बने अभी जुम्मा भी नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के अब तक न जाने कितने दावेदार आ चुके हैं। मुंबई में मंच सजा हुआ है। मोदी को रोकने के लिए रणनीति तैयार हो रही है। विपक्षी नेताओं का मुंबई पहुंचना भी शुरू हो चुका है, लेकिन नेता कौन होगा? भाई अपनी अपनी ठपली है, अपना अपना राग है। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही पीएम पद के लिए अपने अपने तरीके से फील्डिंग की जा रही है। कांग्रेस राहुल के नाम की माला जप रही है। मोदी से मुकाबले के लिए उनका मेकओवर हो रहा है, तो वहीं पीएम मोदी के लिए अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का नाम भी उछाला जा रहा है। यानी बीज अभी डला तक नहीं और फल की चिंता सबको सता रही है। सवाल है कि विपक्ष का कौन सा नेता है जो ब्रांड मोदी का मुकाबला कर पाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर करिश्माई मोदी को चुनौती दे पाएगा, या गठबंधन का हर नेता मोदी के सामने टिकने की कुव्वत रखता है। इन सवालों की भी पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कैसे अपने अपने नेता को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करने की होड़ मच चुकी है। प्रियंका जी को कहना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होते हुए मैं ये कहूंगी कि अखिलेश यादव जी को चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का। लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे का निर्णय सभी गठबंधन के इंडिया के दल बैठकर सामूहिक रूप से लेंगे। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। हालांकि प्रियंका कक्कड़ के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा, तो आपने भी इसे उनका व्यक्तिगत बयान बता डाला और कहा कि अभी जरूरत इंडिया को बचाने की है। देखिए, ये हमारी मुख्य प्रवक्ता की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की जरूरत है, इस देश को बचाने की जरूरत है। वहीं शिवसेना का कहना है कि हमारे सब नेताओं में पीएम बनने की काबिलियत है। सबके दिल में अपने अपने लीडर्स के लिए है। मुझसे कोई पूछेगा, प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। और हमारे पास देश में हमने काम किया हुआ है, जनता हमारे साथ है, तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इतनी काबिलियत तो है। विपक्षी गठबंधन में पीएम पद को लेकर तो शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी जीत को लेकर कोई आश्वस्त नहीं है। नेताओं की अगर मगर इसकी तस्दीक करती है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि ये अलायंस एक साथ रहे, ये कठिन काम है, मगर अगर ये अलायंस एक साथ रह गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बन पाएगी। तो होगा वो होगा, जानने वाला सिर्फ भगवान है कि क्या होगा। हमने कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बहुमत हासिल कर सकें। दरअसल विपक्षी गठबंधन को लेकर बीजेपी शुरू से ही हमलावर रही है। बीजेपी का मानना है कि इनका मकसद देश हित नहीं, अपनी सियासी हसरतें पूरी करना है। ये लालू जी नीतीश कुमार के बाद बेटे के मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देश के हित के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रदेश के हित के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने बेटे को प्रतिष्ठापन करने के लिए, अपने सुपुत्र को प्रतिष्ठापन करने के लिए ये अनहोली अलायंस करके वो नीतीश बाबू के पीछे पड़े हुए हैं। अब सवाल है कि आखिर वो कौन सा चेहरा है जो पीएम मोदी को चुनौती दे सकता है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार या फिर कोई और है? सवाल है कि क्या इन नेताओं में इतना दमखम है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का मुकाबला कर पाए? 2014 और 2019 में राहुल वर्सेस मोदी हो चुका है। नतीजा क्या रहा ये सबको पता है। बात करें अखिलेश, ममता, नीतीश की, तो इनका रुतबा और ताकत अपने राज्य तक सीमित है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जनाधार भी 2 राज्यों तक ही सिमटा है। यानी ये नेता अपने राज्यों में तो कुछ कमाल कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। बात करें पीएम मोदी की, तो वो इस वक्त भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड हैं। मोदी की अगुवाई में बीजेपी की केंद्र में 2 बार
पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। बीजेपी की 6 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार है और 9 राज्यों में सहयोगी पार्टियों के साथ। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले यूपी में भी बीजेपी सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा मोदी शख्सियत के तमाम पहलू ऐसे हैं जिनके आगे दूसरे नेता आसपास भी नहीं भटकते। मसलन भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। कूटनीतिक एक्सपर्ट है। पीएम मोदी के पास नए आइडियाज की भरमार होती है। पीएम मोदी प्लानिंग तक में एक्सपर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रांड बनाने में महारत हासिल है। हर वर्ग को जोड़ने की पीएम मोदी में काबिलियत है। पीएम मोदी को भाषण कला में भी महारत हासिल है। वैश्विक स्तर पर उनकी लोकप्रियता भी बहुत है और पीएम मोदी में दिल जीतने की क्षमता भी है। जाहिर है पीएम मोदी की ये तमाम खूबियां विपक्षी नेताओं पर भारी पड़ती है। पीएम मोदी को काम का भरोसा है और इसी भरोसे तीसरे टर्म की गारंटी वाला आत्मविश्वास है। इसीलिए बीजेपी भी बेफिक्र है, फिर चाहे मुकाबला किसी से भी हो। बीजेपी का ये पोस्टर भी इसी बात की तस्दीक करता है। टीम न्यूज नेशन। तो आइए अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसकी धार भी पीएम मोदी ने कुंद कर दी है। हम बात कर रहे हैं महंगाई की। एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाकर पीएम मोदी ने महंगाई पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। दूसरी जरूरी चीजों के दाम कंट्रोल करने के लिए भी सरकार सदी रणनीति बना रही है और उसके नतीजे भी सामने आने लगे। महंगाई को कैसे कंट्रोल कर रही मोदी सरकार, एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। महंगाई से लड़ने के लिए पीएम मोदी के इरादे और संकल्प कुछ इस तरह हैं। विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने में जुटा है। एलपीजी के दाम घटाने पर भी जमकर सियासत हो रही है, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष के महंगाई के मुद्दे की धार भी कुंद कर दी है। मोदी सरकार की सटीक रणनीति से महंगाई कंट्रोल में है और 24 की जंग से पहले महंगाई का मुद्दा हाशिए पर जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए तमाम कदम उठाए। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी की। एलपीजी में सीधे 200 रुपए कम कर बड़े वर्ग को बड़ी राहत दी। प्याज की कीमतों को लेकर विपक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया, लेकिन अब प्याज की कीमतें कंट्रोल में हैं। पिछले दिनों मौसम की मार की वजह से टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे। टमाटर के दाम 200 तक पार कर गए थे, लेकिन सरकार की नीति से टमाटर की कीमतें बहुत नीचे आ गई हैं। टमाटर का दाम पिछले देश भर में पिछले दिनों कुछ बढ़ी थी। हमने उसको नियंत्रण करने के लिए सचिव की मीटिंग करके बहुत सस्ती बैठक करके हमने कहा है और हमारे मंत्रालय के द्वारा हमारे मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि किसी भी हालत में दाम नहीं बढ़नी चाहिए और उसको दाम को नियंत्रित करने के लिए देश भर में नाफेड और जो एनसीसीएफ है उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अधीनस्थ और कृषि मंत्रालय के अधीनस्थ, इन लोगों को जिम्मेवारी पूरे देश की दी गई है और विगत कई दिनों से 4-5 दिनों से वो देश भर में कई सेंटर खोले थे। 80 रुपया किलो टमाटर को हमारा सप्लायर नाफेड के द्वारा और एनसीसीएफ के द्वारा हो रहा है। टमाटर के दाम कितनी तेजी से गिरे हैं, इसका जायजा खुद न्यूज नेशन ने लिया। टमाटर की कीमतें जो पिछले महीने 200 से 250 रुपए प्रति किलो को पार कर गई थी, अब धड़ाम से उसका रेट पिछले 2 हफ्ते में लगातार गिरकर यहां तक पहुंच गया है कि मैसूर में टमाटर 14 रुपए किलो है, बेंगलोर में 30 रुपए है और दिल्ली एनसीआर में 45 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। इस वक्त हम सफल के जिस काउंटर पर मौजूद हैं, यहां पर आप देखिए कि टमाटर की लाली और कीमत दोनों के बीच का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। ये फासला इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि टमाटर की सप्लाई पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। भारी पैमाने पर टमाटर जो है उसकी सप्लाई नेपाल से भी इंडिया की तरफ हो रही है। विपक्ष महंगाई को लेकर बेशक हो हल्ला मचा रहा हो, लेकिन आम जनता पीएम मोदी को गरीबों का भगवान मानती है। बहुत कम हो गया, 200 कम हो गया तो बहुत कम हो गया। बहुत रहा है तो हाँ, बहुत का दाम कम हुआ है। हाँ, टमाटर का भी कम हुआ है, कम हो गया है। क्या बाबा, महंगाई कम होने से फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा है, बहुत। तो प्याज का दाम कम, टमाटर का दाम कम, गैस का दाम कम। अरे भाई नरेंद्र मोदी ईश्वर अवतार है। हाँ, इसमें मने कि नहीं होगा फायदा तो कब होगा। राष्ट्र के मने काम कर रहे हैं, देश विश्व गुरु हो रहा है। क्या भैया कितना फायदा होगा इससे? देखिए, गरीब के लिए जो 200 रुपया एक सिलेंडर पर कम हुआ है, गरीबों के लिए मोदी जी भगवान है पूरा देश के लिए।
और एगो गाना अमिताभ बच्चन गाना गाए थे कि मेरे अंगने में क्या काम है, तो मेरे अंगने में मोदी जी के काम है गरीबों के लिए। घर घर अंगने में मोदी जी के काम है और मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये 200 के बात है। वो जो विपक्ष वाले कह रहे हैं तो मोदी जी तीसरे बार बैठेंगे ना तो वो 200 नहीं 400 और कम होगा। गेहूं चावल के दाम कंट्रोल करने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। मई 2022 में सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जो अभी जारी है। इस साल जून में सरकार ने जमाखोरी रोकने और कीमतें कम करने के लिए 15 साल में पहली बार गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। सरकार ने 20 जुलाई को नॉन बासमती सफेद चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी OMSS के तहत बेचने का निर्णय किया है। बात करें दाल की तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अरहर और उड़द दाल के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है ताकि दाल के दाम कंट्रोल में रहें। महंगाई को लेकर सरकार कितनी सतर्क है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार चीनी के निर्यात पर भी बैन लगा सकती है। सरकार देश में मौजूद चीनी मिलों को आदेश दे सकती है कि वे चीनी का निर्यात न करें। दरअसल इस साल बेमौसम बारिश की वजह से गन्ने की पैदावार कम हुई है। बात करें सरसों के तेल की तो जुलाई 2022 में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में सरकार ने अधिकतम खुदरा मूल्य में करीब 15 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती करने का निर्देश दिया था। इसके बाद कंपनियों ने खाने के तेल के दामों में कटौती करने का फैसला किया। सरकार की इन नीतियों से साफ पता चलता है कि महंगाई को काबू में करने के लिए कितनी गंभीर है। बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी का फोकस शुरू से ही महंगाई कम करने पर रहा है। आज चाहे एमएसपी पे ज्यादा प्राइस पे लो, चाहे और भी जितनी सारी सुविधाएं जो वेलफेयर स्कीम के द्वारा अपने नागरिकों को जिनको उनको सुविधाएं की जरूरत है देते हैं, उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी फोकस इन्फ्लेशन पे, महंगाई दर पर नहीं छोड़ा। इसलिए उन्होंने एमपीसी कमेटी बनाई थी। आज उसका नतीजा है कि पूरे अगर एवरेज निकाले पूरे 9 साल का तो आज भी 5% से कम है। मोदी सरकार एक तरफ महंगाई कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तमाम योजनाएं गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं। विशेषज्ञ भी ऐसा मानते हैं। फिशरीज को उनके खाते में सीधे जो धन पहुंच रहा है उससे बड़े पैमाने पर एक जो भ्रष्टाचार हुआ करता था बिचौलियों का, वो समाप्त हुआ है। अब जो लाभार्थी हैं उनको सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। जाहिर है विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन पीएम मोदी की सटीक रणनीति से विपक्ष को यहाँ भी मात खानी पड़ रही है। टीम न्यूज नेशन। तो इसी के साथ एक